नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स और LLB 5 ईयर्स कोर्स में हो रहे सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के, और आपके जो अलग अलग विषय हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं। अभी आपका पेपर रहा होगा फैमिली लॉ का पेपर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें से आपको कुछ लाभ मिला होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 5 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर का जो आपका चौथा पेपर है लॉ ऑफ क्राइम्स का अगला पेपर जो है उसके टॉपिक्स को लेकर के जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके विषय में, आपके पेपर में। तो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लें। यदि तो सिलेबस में जो पहली यूनिट है उसमें आपका जो क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन है, जो कि एक कहें तो रिचुअल सा हो चुका है लॉ में। पहली यूनिट है वो किसी उसके परिचय से रिलेटेड होती है, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो जो आपकी पहली यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन है, क्या एक्सटेंट हो सकता है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, स्टेज ऑफ क्राइम क्या होते हैं, उसमें अटेम्प्ट की थ्योरीज वगैरह हैं। और दूसरी जो यूनिट है जो 76 से शुरू होती है और 106 तक है, मीन्स कि 76 से 106 में आपका जो जनरल एक्सेप्शन है वो, और साथ ही साथ एक आपका कॉन्स्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी भी है। मीन्स की जनरल एक्सप्लेनेशंस और जनरल एक्सेप्शन, कॉन्स्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी, और उसके बाद 76 से लेकर के 106 तक जो आपके जनरल एक्सेप्शन हैं वो हैं। जो आपकी तीसरी यूनिट है वो 107 अबेटमेंट और 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। दो ही टॉपिक हैं आपके पास उसमें। और जो यूनिट 4 है वो थोड़ी सी फिलोसफिकल है, उसमें आपको पनिशमेंट की थ्योरी पढ़नी होती है और पनिशमेंट के काइंड्स पढ़ने होते हैं कि किस किस पद्धति से पनिशमेंट दी जाती रही है, और आज की डेट में जो चलन में है, जो रेलिवेंट है, जो प्रासंगिक हैं, वो सजाओं के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर पहली यूनिट से बात करें, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ वाला जो आपका टॉपिक है, जो आपका एरिया है, वहाँ पे एक ट्रेंड रहा है आपसे दो चीज़ें पूछने का। पहली चीज़ आपको एलिमेंट ऑफ क्राइम पूछा जाता है और दूसरी चीज़ आपसे स्टेजेस ऑफ क्राइम पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम दो सवाल हैं। अब स्टेजेस ऑफ क्राइम और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में चीज़ें थोड़ी बहुत जोड़ते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें अमेंड अल्टर करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की, तो फंडामेंटल एलिमेंट में कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किस केस में मेंस रिया जरूरी नहीं है, किस केस में एक्टस रिया जरूरी नहीं है। कुछ नयापन, अगर कोई हाल का कोई डिसीजन आया है या हाल का कोई बहुत बड़ा जजमेंट आया है तो कभी आपसे सीधे जजमेंट का जो ऑपरेटिव पोर्शन रहा उसको ऊपर लिखा गया, फिर उसमें आपसे एलिमेंट्स पूछ लिए गए। तो ऐसे करके सवाल आते हैं। मीन्स कि आपको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेज ऑफ क्राइम को कायदे से पढ़ना है। और जब हम स्टेजेज ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं तो जैसे आपके पास इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन और ये सारी बातें हो गई। इसके साथ साथ में जो ऑनर्स के पेपर का रहा है, 3 ईयर्स में तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ऑनर्स के पेपर में कभी कभी अटेम्प्ट को लेकर के उसकी थ्योरीज पूछी गई हैं। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट में प्रिपरेशन में क्या अंतर होता है, ऐसे करके। तो जब आप स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अटेम्प्ट में थोड़ा सा अगर समय आपके पास हो या आपने पढ़ रखा है तो बहुत बेहतर है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे जो उसकी थ्योरी है, अटेम्प्ट की थ्योरी है, उसको पढ़ करके और उसको प्रिपरेशन से थोड़ा सा अंतर करना है। तो ये आपके 2 सवाल हो जाते हैं। एक तो क्राइम की स्टेजेस। अच्छा, जब आप बात करें एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की, तो एलिमेंट्स में थोड़ा सा क्राइम की डेफिनेशन भी पढ़िएगा और प्रयास कीजिएगा कि एक दो जूरिस्ट के माध्यम से उसका अपना जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और क्राइम की डेफिनेशन। दूसरा आपका है स्टेज ऑफ क्राइम और उसमें थ्योरीज ऑफ अटेम्प्ट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉन्स्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी, जो बोले तो संयुक्त जो दायित्व होता है कि सब लोगों का एक मकसद हो, उसके एक कॉमन इंटेंशन में अगर कुछ काम किया जाए, तो वो वाला सवाल। 34 149 का रिलेशन कभी कभार पूछा गया है, सेक्शन 34 सेक्शन 149 IPC का रिलेशन। तो कॉन्स्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिलिटी में इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। 76 से 106 वाला जो आपके लिए पोर्सन है वो, चूँकि उसमें कई सारी चीज़ें हैं, नेसेसिटी है, इंटॉक्सिकेशन है, इंसेनिटी है, इन्फेंसी है, कंसेंट है, गुड फेथ है, ऐसे करके कई सारे टॉपिक हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो लेकिन जो आपके लिए बड़ा सवाल बनने लायक है, जो जहाँ से उम्मीद रहती है कि वहाँ से बड़ा सवाल बनेगा, तो एक तो आपका प्राइवेट डिफेंस है, RPD, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस जब आप पढ़ रहे हैं 96 to 106 जब आप पढ़ रहे हैं, तो प्रयास करिए कि वहाँ दो चीज़ें विशेष तौर पर पढ़िए कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के दायित्व में किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, कब आप अपनी प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, और दूसरा कब आप अपने पर्सनल हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को सेव करने के लिए सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। मुझे लगता है 100 और 106 में ये चीज़ें हैं, शायद एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 96 से 106 आपको पूरा मतलब पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। तो प्राइवेट डिफेंस, और दूसरा आपके लिए नेसेसिटी बहुत ज़रूरी है।
नेसेसिटी में तो कई बार सीधे आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस का केस पूछ करके फिर आपसे नेसेसिटी पूछा गया है। तो प्रयास करिएगा कि नेसेसिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो नेसेसिटी में आपको केस लॉस पढ़ना अनिवार्य है, वहाँ पर आप अनिवार्य रूप से केस लॉस पढ़ करके जाइए। और तीसरी यूनिट जो आपकी अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों आने की उम्मीद है। तो अबेटमेंट भी पढ़िएगा और अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी पढ़िएगा। कभी कभी अबेटमेंट में ये सब चीज़ें पूछी गई हैं कि हु अबेटर की डेफिनेशन पूछी गई है, हु इज़ एन अबेटर। अबेटर की पहले आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, फिर आपसे पूछा गया है कि अबेटमेंट के बारे में बताइए। दुष्प्रेरक कौन है, फिर दुष्प्रेरण की परिभाषा बताइए, मतलब दुष्प्रेरण उसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो बताइए। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि यदि जिस चीज़ का दुष्प्रेरण किया गया, जिस चीज़ का अबेटमेंट किया गया, उससे अगर अलग कार्य हो गया, उससे अलग अगर अलग एक्ट डन हुआ तो उसमें किसकी जिम्मेदारी कितनी रहेगी, अबेटर की कितनी रहेगी और जिसने एक्ट डन किया उसकी जिम्मेदारी कितनी रहेगी। तो वो अबेटमेंट वाले सारे सेक्शंस को कायदे से पढ़ करके जाइएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सवाल है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो सवाल आए हैं वो उनमें अगर साथ में जोड़ने की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कोई लीडिंग केस लॉस के माध्यम से समझाइए, या कभी पूछा गया है कि कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर के यही सवाल आया है। मीन्स आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करते हैं कैसे। अच्छा हाँ, जैसे उसमें 2-3 ग्राउंड्स हैं कि आप किसी को बाई इंटेंशनल एडिंग करके कर सकते हैं, आप किसी को अबेट करके कर सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया गया खास तौर पे कि कॉन्स्पिरेसी बाय अबेटमेंट बताओ। या आपसे पूछा गया कि फला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को किसी जो निर्णितवाद हैं, जो केसेस डिसाइडेड हैं, उनके माध्यम से समझाइए, उनके माध्यम से बताइए। तो तीसरी यूनिट से आपका अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी दोनों जरूरी है। पनिशमेंट वाले अगर पोर्शन की बात करें तो पनिशमेंट से भी 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो जो थ्योरीज हैं पनिशमेंट की वो, और दूसरा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में रेट्रीब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव, एक्सपायटरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में अगर हम कहें तो पहले की तरह डिटरेंट नहीं है, आँख के बदले आँख वाला कंसेप्ट नहीं है। आज की डेट में रिफॉर्मेटिव थ्योरी का जमाना है, चलन है। तो रिफॉर्मेशन को लेकर के कभी कभी पूछा जाता है कि आप किस, मतलब आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि आप किस हद तक सहमत हैं कि रिफॉर्मेटिव आई तो लोगों का रिफॉर्म हुआ है, इस प्रकार का। और जो अगला सवाल आपका है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि अच्छा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। हाँ, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे आपसे विशेष एक तो सवाल पूछा गया कि कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं, तो आपने उसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ये सब लिखा। वहाँ पर आपसे एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का पूछा जाता है, डेथ सेंटेंस की। तो उस पर थोड़ा सा तैयार रहेगा, अगर वो सवाल आए तो करने से कोई दिक्कत ना हो। डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के कि मृत्यु दंड संवैधानिक है, आपसे पूछा अगर इस प्रकार सवाल आ जाए कि आप बताइए कि पनिशमेंट के काइंड्स क्या क्या हैं और डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को किस केस में चैलेंज किया गया, किस केस में उसको कहा गया कि नहीं ये एक विशेष प्रकार के मसलों पर ही डेथ सेंटेंस बनाया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की जो थ्योरी है उसका मतलब क्या होता है। तो डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ध्यान में रखिएगा, पढ़ करके आइएगा कि ये कैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं करता है, या किस केस में कहा गया कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है, क्या ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है जो राइट टू लाइफ के खिलाफ है, और कैसे आप इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये राइट टू लाइफ के खिलाफ नहीं है, ये केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मसले में ही डेथ सेंटेंस देने का प्रावधान है, क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए। तो ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उसकी बात हमने करी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको कुछ मदद मिले। प्रयास करिएगा कि जो भी सवाल अपने आप अटेम्प्ट करिएगा, यदि उसमें वो बैरक के अंदर है, अगर वो इंडियन पिनल कोड की किसी धारा से कनेक्ट होता है तो इंडियन पिनल कोड की धारा का वहाँ पर उल्लेख उसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सीधे सीधे अपनी बात शुरू करने से काफ़ी बेहतर है कि आप आईपीसी की उस धारा वाली बात कह दीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका पेपर ये वाला बहुत अच्छा हो इसकी उम्मीद है। और आपका जो अगला पेपर है वो है सोशियोलॉजी 3rd, 5वां पेपर आपका सोशियोलॉजी 3rd है। उसके जो सवाल हैं वो लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।